तो देखो अपना नेक्स्ट यूनिट है वो है तरल। पिछले यूनिट में एक टॉपिक बाकी रह रहा है, मैंने आपको करने के लिए दिया है, वो जब हो जाएगा तब अपन करेंगे। लाइट का इश्यू है आज, इसलिए मैंने कहा कि जल्दी से एक वीडियो बना देता है। लाइट आ रही है जा रही है, बीच बीच में अंधेरा हो रहा है तो इसलिए दिखाई भी नहीं देगा लाइट जाने के बाद में। तो फ्लूइड जो है मैंने थोड़ा सा पढ़ने के लिए तुम लोगों को बोला था। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। मैं एक छोटा सा इसका जो है इंट्रो कर रहा हूँ, उसके बाद में एक दो टॉपिक अपन कर लेंगे। तो इंट्रो ये, सबसे पहले फ्लूइड होता है क्या है। फ्लूइड क्या होता है, अपने पास वो मटेरियल जो फ्लो हो सके, वो सारे मटेरियल जो फ्लो हो सके उन्हें फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अपन ज़्यादा इसमें इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। हाँ, तो वो सारे के सारे मटेरियल जो फ्लो हो सके उन्हें अपन फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड में बेसिकली दो चीजें आ जाती है अपने पास, एक तो आ जाती है लिक्विड और एक आ जाती है गैस। और कई बार ऐसा होता है कि अपन लिक्विड को फ्लूइड से कंफ्यूज हो जाते हैं। लिक्विड एंड फ्लूइड जो है वो दोनों है तो सेम ही, बट सारे के सारे लिक्विड फ्लूइड होते हैं, पर सारे के सारे फ्लूइड लिक्विड हो जरूरी नहीं है। तो लिक्विड एक सब कैटेगरी है फ्लूइड की, और जिनको ये नहीं समझ आया वो है ये द्रव और ये है गैस। तो द्रव और गैस दोनों ही फ्लूइड के एक सब कैटेगरी में आते हैं, मतलब एक इन्हीं की पार्ट है। ठीक है, अब देखो फ्लूइड में अपने पास क्या क्या चीजें हो सकती है, या फ्लो होने की जब बात आ गई अपने पास, तो सबसे पहले फ्लो होने के अंदर एक कंडीशन आती है जिसे अपन कहते हैं स्थिर प्रवाह, जिसे अपन कहते हैं स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो, देखो छोटे छोटे डेफिनेशंस है, ध्यान रखना है। स्टेडी फ्लो एक्चुअली में क्या है कि अगर आपके पास कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है, तरल आपके पास फ्लो हो रहा है, तो आपके पास किसी एक पॉइंट पे आप पकड़ के बैठ जाओ, उस एक पॉइंट को ऑब्जर्व करो। अगर उस पॉइंट पे लगातार सेम वेलोसिटीज के पार्टिकल आ रहे हैं, मतलब कि उस पे जो वेलोसिटी है टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही हो किसी एक पॉइंट पे। जैसे कमरा है, पूरे इसमें जो है फ्लूइड अपने पास में फ्लो हो रहा है, मान लो तरल फ्लो हो रहा है। मैंने इस पॉइंट की बात करी, इसमें एक पार्टिकल गया, फिर दूसरा पार्टिकल आया, तीसरा पार्टिकल आया, पार्टिकल की एक ट्रेन चल रही है आगे। उस ट्रेन में से ईच एंड एवरी पार्टिकल का जो डब्बा है वो समान वेलोसिटी से अगर जा रहा है, टाइम पे वो डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसे अपन स्टेडी फ्लो बोलेंगे। ठीक है, हालांकि अगर मैं इस पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट पे चला जाऊं तो हो सकता है वहां पे वेलोसिटी अलग हो, और हो क्या सकता है होगी वहां पे, दैट इज अपन तो ये माने होंगी, लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन अगर इस पॉइंट पे चले गए तो टाइम पे भी, ये भी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज मे बी और मे नॉट भी हो सकती है, और ज्यादा चांसेस है कि होगी ही। तो अपन स्टेडी फ्लो को क्या कहते हैं कि अगर किसी फ्लो के अंदर ऐसा फ्लो जिसमें टाइम के रेस्पेक्ट में किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी बदल नहीं रही हो, उसे अपन स्टेडी कहते हैं। अगर स्टेडी नहीं है तो नॉन स्टेडी है, स्थिर नहीं है तो अस्थिर है। ठीक है, दूसरा अपने पास यहाँ पे वर्ड है इरोटेशनल। इरोटेशनल फ्लो मतलब अघूर्णी। तो अघूर्णी में क्या है कि मतलब पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है, घूम नहीं रहा है। अपन ने फर्स्ट यूनिट में कर्ल पढ़ा था ना भाई, तो कर्ल क्या प्रोवाइड करता है अपने को कि घूम कितना रहा है वो पार्टिकल में, रोटेशन कितना है उसका जो सर्कुलेशन है वो कितना है। तो यहाँ पे उसी का एक मीनिंग है कि स्ट्रेट जा रहा है, क्या वो घूम रहा है। अगर वो घूम रहा है तो वो घूर्णी फ्लो होगा, अगर वो नहीं घूम रहा है तो वो इरोटेशनल फ्लो होगा। तो स्थिर फ्लो हो गया, अघूर्णी हो गया। ठीक है, अब दो चीजें और आएगी, जिनमें से एक है नॉन विस्कोस, अश्यान, तो चौथा है इनकम्प्रेसिबल। यानी कि इनकम्प्रेसिबल से अपना मतलब है असंपीड्य। तो देखो नॉन विस्कोस, विस्कोस क्या चीज होती है, विस्कोस होती है जब फ्लूइड मोशन में आता है। तो जिस तरह से सॉलिड्स के अंदर एक फ्रिक्शन नाम से वर्ड अपने ने पढ़ा है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, दो ठोसों की परतों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है, दोनों रिलेटिवली मोशन करते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होता है। उसी तरह से जो फ्लूइड होते हैं उनमें जब वो फ्लूइड मोशन में आते हैं, फ्लो में आते हैं, तो उनकी जो परतें हैं, जो लेयर्स है,
उनमें रिलेटिव मोशन की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है, उस फोर्स को अपन शांतता कहते हैं, उस नेचर को अपन शांतता कहते हैं। वो फ्लो को एक तरीके से रेजिस्ट करती है, उसका विरोध करती है। तो अभी अपन ने लिखा अशांत, तो हम कह रहे हैं कि जिसमें ऐसा नहीं हो, शांतता का बिहेवियर ना हो, उसे अपन अशांत बोलेंगे। ये एक आइडियल कंडीशन है, ऐसा नहीं होता है भाई। अशांत जो चीज है कोई होती नहीं है बेसिकली, लेकिन शांतता कम और ज्यादा हो सकती है, बस इतना है। फिर असंपीड्य, असंपीड्य का केस क्या है कि जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सके, उसका वॉल्यूम को कम नहीं किया जा सके किसी भी स्थिति में। अब जैसे अपन लिक्विड को लेंगे, जैसे पानी को लेंगे तो उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन गैस को लेंगे तो उसको कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे ही सिचुएशन लेंगे जहाँ पे कंप्रेसिबल ना हो वो। तो ये चार जो सिचुएशंस हैं, स्टार्टिंग में अपन ये चारों सिचुएशन मान के चलेंगे। देखो ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है, इनको अगर ना मानेंगे तो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। देखो ऐसे स्थिर प्रवाह है, तो एक पॉइंट पे एक वेलोसिटी है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, तो उसको स्टडी किया जा सकता है ना। अगर वो हर सेकंड बदल रहा है तो उसको स्टडी कैसे करोगे? रोटेशनल है तो लीनियर मोशन के साथ एक रोटेशनल मोशन भी आ गया, रोटेशनल स्पीड भी आ गई उसकी, तो फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए। अगर अशांत है तो फिर बाद में उसमें रिलेटिव मोशन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स इंक्लूड हो जाएगा, तो वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई। अगर इनके कंप्रेसिबल है तो फिर वॉल्यूम के साथ में वो चेंजमेंट आएगा, उसका कुछ ना कुछ प्रेशर जैसे बढ़ेगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन आएंगी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए, स्टार्टिंग में इजी वे में चलने के लिए हमने ये चार कंडीशंस मानी है, इन्हीं चारों कंडीशंस पे अपन चलेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में दो डेफिनेशंस और आती है अपने पास। पहली है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसको कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, और इसका दूसरा जो पार्ट है वो है विक्षुब्ध प्रवाह। एक सेकंड, विक्षुब्ध प्रवाह उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो ये भी देखो बहुत सिंपल है, जैसे स्थिर जो प्रवाह है उससे कुछ समकक्ष है, लेकिन स्थिर प्रवाह के पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि वो किसी पॉइंट पे वेलोसिटी को डिफाइन करती है, इसके अलावा आगे जाके वो क्या हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और धारा रेखीय प्रवाह जो है वो उस ट्रेन का पूरा ख्याल रखती है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो वो चल रहा है उसी पे वो फोकस करती है। तो धारा रेखीय प्रवाह वो प्रवाह होता है, या स्ट्रीमलाइन फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स है, वो अगर पहला पार्टिकल जिस पाथ से जाएगा, दूसरा पार्टिकल भी उसी पाथ से जाएगा, तीसरा पार्टिकल भी उसी पाथ से जाएगा, और इस तरह से एक ट्रेन वो क्रिएट करेंगे, और उसी ट्रेन पे उसी पाथ पे वो गति करेंगे। जैसे अगर आप चींटियों को देखोगे तो वो एक ही एक लाइन में मोशन करती है, पहले वाले जो चल रही है उसके पीछे पीछे दूसरी वाली चलती है। तो सेम सिचुएशन में इसके अंदर स्ट्रीमलाइन फ्लो में होता है। तो इसके अंदर एक्चुअल में क्या है कि इस तरह से अपन अलग अलग ट्रेन्स को डिफाइन कर सकते हैं, जो पाथ है पार्टिकल्स के। तो अगर यहाँ से कोई पार्टिकल जा रहा है, इसके पीछे कोई पार्टिकल आ रहा है, तो वो इस पाथ से जाएगा, वो दूसरा वाला भी इसी पाथ से जाएगा। अगर यहाँ से कोई पार्टिकल जा रहा है तो दूसरे वाला भी इसके पीछे भी जाएगा, यहाँ से कोई पार्टिकल जा रहा है तो ये भी इसके पीछे भी जाएगा, और ये कहीं पे भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ये एकदम आइडियल वाली सिचुएशन होगी, कहीं ये बाहर नहीं जाएगी, कहीं से कुछ अंदर नहीं आएगा, सिर्फ यही चलता रहेगा। तो इस तरह का कंडीशन है। जैसे अपन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं ना भी, कि वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है, जहाँ पे वो ज्यादा होता है वहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है, जहाँ पे वो दूर दूर होती है वहाँ डेंसिटी कम होती है। एंड अगर यूनिट एरिया से अगर वो कितनी स्ट्रीम लाइंस जा रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, वो उसकी इंटेंसिटी को शो करती है। इस तरह से ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, वही सारी चीजें। ये फ्लो को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और फ्लो को रिप्रेजेंट तभी किया जा सकता है जब वो स्पेसिफिक हो। अगर मैं ये कह दूं कि पहला पार्टिकल इधर चला गया, दूसरा इधर चला गया, तीसरा इधर चला गया, चौथा इधर चला गया, तो इसके बारे में अपन क्या ही तो बात कर सकते हैं, ये तो कुछ फिक्स ही नहीं है। तो इस तरह का सिचुएशन जो है वो एकदम आइडियल सिचुएशन है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। आप इसको एकदम शांत तरीके से बहती हुई नदी के रूप में मान सकते हैं, या आपके पाइप के अंदर अगर आप नॉर्मल पाइप में धीरे वेलोसिटी के साथ अगर आप फ्लो करवा रहे हैं कोई भी लिक्विड को, तो उसमें से जो निकल के आ रहा है उसको आप मान सकते हैं। एकदम साफ सिचुएशन जिसमें कुछ भी आवाज वगैरह नहीं आती है, गिरने पे कोई आवाज नहीं आती है, वो स्ट्रेट जाके नीचे गिरता है और कुछ भी पता नहीं चलता है। और आपने देखा होगा ऐसा सिचुएशन फ्लूइड के साथ होता है। और अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें कुछ रूल नहीं है। टर्बुलेंट का मतलब है
कि कुछ भी फिक्सेशन नहीं है। टर्बुलेंट एक वर्ड यूज लिया जाता है, अगर एरोप्लेन के बारे में आपने पढ़ा है तो टर्बुलेंस उसमें वर्ड यूज रहता है जब होता है, जब अपन उसमें वो टेक ऑफ होता है या फिर वो वापस जो है रनवे पे उतरता है, उन मोमेंट पे वो टर्बुलेंस वहाँ पे उस जहाज में जो है बहुत रैंडम सा मोशन होता है, ऐसे वो बहुत ही वाइब्रेट करता है और उस वाइब्रेशन को टर्बुलेंस बोलते हैं। तो वो क्या सिचुएशन है कि उसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, किसी टाइम पे कैसा भी मोशन हो रहा है, तो उस तरीके का जो केस है वो टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट का केस जो है वो स्टडी लायक है नहीं अपने पास बेसिकली। और अभी अभी अपने थोड़ी देर पहले बात की कि टर्बुलेंस डिपेंड किस पे करता है, वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे अगर आप फ्लो की वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि मेंटेनेंस रह नहीं पाएगा, वो स्ट्रेट लाइन में जा नहीं पाएगा। इस कारण से ये भी पढ़ना अपना सॉरी ये भी एक सिचुएशन आनी जरूरी है, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक और कॉन्सेप्ट है जिसे अपन कहते हैं स्ट्रीमलाइन ट्यूब। स्ट्रीमलाइन ट्यूब, इसी को आगे अपन स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट में। स्ट्रीमलाइन ट्यूब क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो से बनने वाली एक काल्पनिक ट्यूब है, ये रियलिस्टिक नहीं है। काल्पनिक रूप से जैसे ये 4-5 स्ट्रीमलाइन उन्होंने बना दी हो, इसके द्वारा जो भी मैं एक ट्यूब नुमा जो संरचना बन रही है, इसको अपन स्ट्रीमलाइन ट्यूब कहते हैं। स्ट्रीमलाइन ट्यूब से ना तो कुछ बाहर जाता है ना कुछ अंदर जाता है, अंदर एक लाइन के रूप में, रेशे के रूप में जो है वो पार्टिकल्स फ्लो होते रहते हैं, लिक्विड के या गैस के, ऐसा अपन मानते हैं, ठीक है। तो ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत अच्छा ऐसे से लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, एक एक लाइन तुम्हें जो है पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। अगर आप 9th क्लास में होते, 10th में होते तो भी ये बहुत इजीली समझ में आ सकता था। अभी तुम बीएससी फर्स्ट ईयर में हो तो जरूर समझ में आ जाएगा। इनसे छोटी छोटी डेफिनेशंस बनती है तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, डेफिनेशंस आएगी तो वो इन्हीं से आएगी। छोटी छोटी स्टार्टिंग की जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, एक या आधे 1.5 का जो क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है। अब देखो स्ट्रीमलाइन ट्यूब जो है उससे अपना फर्स्ट पॉइंट निकल के आएगा एंड दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। फोकस तो है ना भैया, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या हो रहा है? कंटिन्यूटी इक्वेशन, सातत्यता समीकरण। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सही चीज है। जब अपन नॉर्मल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस में, मैंने बहुत टाइम आपने किया होगा इसको एक्सपीरियंस, लास्ट में अपन इसको डिफाइन करेंगे, वो एक्सपीरियंस अपन लास्ट में डिफाइन करेंगे। पहले इसका मैथमेटिकल पार्ट देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज अपने पास में कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो है या स्ट्रीमलाइन ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर दो सिचुएशंस है अपने पास, एक ये सिचुएशन है और एक ये सिचुएशन है, ठीक है। एंड इसका जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे जो ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शन लेट्स सपोज A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन है जो A2 है, यहाँ पे वेलोसिटी लेट्स सपोज V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी लेट्स सपोज V2 है, ठीक है। तो अब देखो अपन किस में इंटरेस्टेड है, स्ट्रीमलाइन ट्यूब का जो डिफाइन है, डायरेक्शन भी डिफाइन कर देते हैं। इस डायरेक्शन में जा रहा है फ्लो, इस डायरेक्शन में अपन पर यूनिट टाइम में इसमें कितना फ्लूइड जो वो एंटर हो रहा है और पर यूनिट टाइम में कितना फ्लूइड बाहर निकल रहा है, कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, कितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है। तो वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास और पर यूनिट टाइम 1 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस तय कर लेगा, भी 1 सेकंड में जो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस तय कर लेगा, तो v1, तो यहाँ पे भी v1। तो ये एक काल्पनिक सा सिचुएशन अपन मान सकते हैं, इमेजिनरी, जिसका क्रॉस सेक्शन तो है A1 और जिसका जो डिस्टेंस है वो v1। तो इस तरह से एक सिलेंड्रिकल अपन शेप मान सकते हैं। तो इस सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम कितना होगा, तो जो इनपुट है, इनपुट वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम देखो ये ध्यान रखना, वॉल्यूम कितना हो जाएगा A1 V1, ठीक है, दैट इज इनपुट वॉल्यूम। और इनपुट वॉल्यूम को अगर मैं यहाँ पे जो मटेरियल है, यहाँ पे जो भी मटेरियल है उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में, मास। तो इनपुट मास क्या होगा अपने पास, इनपुट मास एंड दैट इज इक्वल टू ρ1 A1 V1। देखो भाई
जो डेंसिटी होती है अपने पास रो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है। तो मास जो है अपने पास में वो होगा रो इंटू वॉल्यूम। तो रो इंटू वॉल्यूम, तो ये हो गया अपने पास m1, ये मास एंटर हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से जो आउटपुट है आपका, m1 नहीं बोल रहा है, इसको मैं m ही बोल रहा हूँ। और आउटपुट जो मास है, आउटपुट वॉल्यूम है, पहले तो आउटपुट वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम होगा सिंपली A2V2। और इसी तरह से जो मास होगा वो वहां पे अगर मैं रो2 मान लूं, अगर ये इसका वैल्यू रो2 हो गया, मतलब कंप्रेस हो गया थोड़ा सा, तो उस सिचुएशन में रो2 A2V2 ये आउटपुट हो गया। अब देखो, अभी अभी हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में बात की थी। इसके अंदर ना तो कुछ एंटर होता है, ना कुछ एग्जिट होता है, ना तो सोर्स होता है, ना सिंक होता है, ना तो ये बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा। तो जितना मास एंटर होगा उतने मास को बाहर निकलना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है उसके पास, कहीं और भी वो जा ही नहीं सकता। तो जितना ये 1 सेकंड में अंदर आएगा उतना ही 1 सेकंड में बाहर जाएगा, तभी ये फ्लो जो है वो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सकता है। क्योंकि अगर वो जितना एंटर हो रहा है उतना बाहर नहीं जा रहा है तो अंदर डिस्टर्बेंस हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो फॉर स्ट्रीमलाइन ट्यूब, ऐसा लिख रहा हूं मैं, स्ट्रीमलाइन ट्यूब, जो इनलेट वाला है m, वो आउटलेट वाले m डैश के बराबर होगा, m डैश कर देते हैं। तो ये होगा रो1 A1 V1 इज इक्वल टू रो2 A2 V2। एंड ये जो कंडीशन है इसको अपन जनरली ऐसे लिखते हैं, रो ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट नियतांक, और इसी को कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये क्या है अभी अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन कि किसी भी पॉइंट पे उसका जो डेंसिटी है, उसका क्रॉस सेक्शन है स्ट्रीमलाइन ट्यूब का, और वहां पे वेलोसिटी है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये अपने पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है। इसका एक स्पेशल केस ले लेते हैं। हमने अभी अभी पहले बात की थी कि हम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं इस सिचुएशन में। तो हम इनकम्प्रेसिबल अगर लें, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो उसके लिए देखो क्या हो जाएगा, ये रो1 इज इक्वल टू रो2 हो जाएगा। तो रो1 इज इक्वल टू रो2 की कंडीशन में रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2 इज इक्वल टू m, जो भी मास है, तो इसको अपन लिख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू m ओवर रो, एंड दैट इज आल्सो अगेन ए कांस्टेंट। क्योंकि जब ये रो और m दोनों ही कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से एक नया स्वरूप अपन बना सकते हैं कि a इंटू वी इज इक्वल टू नियतांक, एंड ये एक स्पेशल केस में कंटिन्यूटी इक्वेशन है। और ये वो चीज है जो अपन नॉर्मल लाइफ में स्टडी कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो पाइप से अगर पानी जा रहा है और अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन कहीं पे कम कर दो तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यही कॉन्सेप्ट से अपन दूर दूर तक पानी भेज सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं, मतलब थोड़ी दूर मीटर तक पानी भेज सकते हैं। अगर नॉर्मल आपके पास फ्लो है तो अगर इतनी दूर जा रहा है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन आप कम कर दोगे, उसका जो भी ट्यूब है, जो भी पानी को फ्लो होने वाला ट्यूब, उसको अगर आप कम करके और उसका क्रॉस सेक्शन घटा दोगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप क्रॉस सेक्शन कम करते हो तो वेलोसिटी बढ़ के आएगा ही आएगा। आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे A1 V1 है, दूसरी ऐसी सिचुएशन है जहाँ A2 V2 है। अगर आप A1 V1 को वैसा ही रख रहे हो लेकिन A2 को आप कम कर दे रहे हो तो V2 उसका बढ़ के ही आएगा, अगर वो इनकम्प्रेसिबल है तो। जैसे पानी की कंडीशन में वो इनकम्प्रेसिबल है, पानी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए अपन वो काम कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही इजीली आप जो है एक्सपीरियंस कर सकते हो, इसमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट अपन बर्नौली थ्योरम इसमें करेंगे। चलो बर्नौली थ्योरम नेक्स्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो अपन अभी इतना ही करेंगे एक बार के लिए।